Welcome Bacha Party. I am Jiten K.R. Shukla. My initial is JRK sir. And today I am going to discuss another topic of NCERT, and that is topic 1.8.1. In the last video, I have done the total theory with the numericals of topic number 1.8. But today I am going to discuss another topic, electric field due to system of charges. मतलब अगर ये लेक्चर देखने जा रहे हो तो इससे पहले वाला जरूर देखना है, जिसमें टॉपिक 1.8 को मैंने थ्योरी और न्यूमेरिकल को दोनों को अलग से समझाया हुआ है। क्योंकि एनसीईआरटी डिस्कस करने का मेरा पर्पज ये है कि उसके टॉपिक को लिया जाए और ये बताया जाए कि उससे हमने क्या सीखा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, और साथ में उससे जो क्वेश्चंस मेडिकल एग्जाम यानी नीट में या जेईई मेंस में या एडवांस में कैसे ट्विस्ट किए गए, वो पर्पज है। जैसे देखो, इस टॉपिक में मैंने यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है एनसीईआरटी क्या कहती है इस टॉपिक के बारे में। तो ये बुक ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस is defined to the force experienced by unit test charge placed at that point without original, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ चार्जेस। लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप समझना चाहते हो तो जो चार्ज जहाँ पे रखा है, मीन्स जो सोर्स ऑफ चार्ज है, उसका पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब होगा तो वहां पे कई चीजें बन जाती हैं कि मोशन किया तो मैग्नेट होगा, एक्सीलरेटेड मोशन किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। तो इसमें क्लियर कट दिया गया है कि आप चार्ज की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसमें लास्ट वाले लेक्चर में हमारा ये था कि सिंगल चार्ज पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे थे, और वहां पर हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना चाहूँ पोजीशन ऑफ आर के टर्म में, तो ये था, पहले आप के लिखोगे, फिर सोर्स ऑफ चार्ज लिखोगे और पोजीशन का आर स्क्वायर विद द डायरेक्शन बताओगे। ये हमने पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पर यह है कि अगर हमारे पास चार्जेस एक से ज्यादा हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे समझाया जाए। तो जो कूलम्ब्स लॉ में हमने डन किया है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसकी हेल्प यहाँ पे ली जाती है। जैसे मैं ये मान लूँ कि इस पूरे सिस्टम में एक चार्ज हमारा Q1 यहाँ पे रखा हुआ है, Q2 यहाँ पर है और Q3 यहाँ पर है, अनदर चार्ज Qn यहाँ पर है। बट इफ आई कंसीडर देयर इज ए पॉइंट P, ठीक, उस बुक में क्या समझाने की कोशिश की गई है वो मैं बताऊंगा। पॉइंट P पर हम ये मानेंगे कि यहाँ पर एक यूनिट कूलम्ब का चार्ज रखा हुआ है, और जैसा कि लास्ट में हुआ था कि जो ये टेस्ट चार्ज होता है, जिसको हम टेस्ट नाम दिए हैं, इसका फील्ड के जनरेशन में कोई रोल नहीं होता। फील्ड जो डेवलप करता है वो केवल ये Q1 करता है। अब इतने सारे चार्जेस अगर आएंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर एक स्टूडेंट निकालना चाहता है तो वो क्या करेगा। इसमें एक सिंपल है कि सबसे पहले आप अपने सोर्स ऑफ चार्ज के पास जाइए, वहां से ये वाला जो चार्ज है Q0 इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब इसमें ये क्यों कहा गया है, देखिए कि यहाँ पे यूनिट टेस्ट चार्ज आपको लेना है, ऐसी बात यहाँ पे बोली गई है ना, यूनिट। मतलब अगर मैं यहाँ पे फोर्स की बात करूं, दोनों पॉजिटिव हैं, सोर्स चार्ज हमने पॉजिटिव लिया है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो वो चार्ज जब यहाँ पर एक फोर्स फील करेगा जो सोर्स अप्लाई करेगा, और वो डायरेक्शन होगी राइट में। बट क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 लिया हुआ है और हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगी उसको लिखने के लिए आपको, अगर मैं मान लूं कि ये इवन है, वैसे वैल्यू पता है कि मैं यहाँ पे K लिखूंगा। K लिखने के बाद जो सोर्स चार्ज है वो कौन है, Q1 है, मैं वो लिखूंगा। अब इसके बीच का सेपरेशन क्या है, तो 1 से P पर मैं आया तो यहाँ लिखना होगा 1 से P का स्क्वायर, साथ में डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो जो Q1 पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है वो यूनिट वेक्टर की अभी मैं बात करूंगा, यहाँ पर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा 1 से P इसका डायरेक्शन होगा, और आगे से मैं इसको यहाँ पर यूज करने वाला हूँ E1 से वेक्टर के साथ। अब यहाँ एक चीज और आएगी कि जब हम Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉइंट P पर ऑब्जर्व कर रहे थे, उस टाइम पर इस Q2 ने क्या कोई इम्पैक्ट डाला, क्या Q3 ने कोई इम्पैक्ट डाला, क्या Qn ने कोई इम्पैक्ट डाला। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जब आप दो चार्जेस के इंटरेक्शन की बात करो तो अनदर चार्ज को एब्सेंट मानना है। सेम सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अप्लाई होता है। यानी इफ यू आर लुकिंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड due to system of charges, then we will follow principle of superposition. As per the scientist,
एज पर द एनसीईआरटी इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन को फॉलो करती है। इसका मीनिंग ये है कि जब हम Q1 की फील्ड निकालेंगे Q2 के बारे में नहीं सोचेंगे, और जब हम Q2 की बात करेंगे तो Q1 के बारे में नहीं सोचेंगे, यानी 1 बाय 1 हमें सॉल्व करना होता है। तो अगर मैं Q2 की फील्ड को देखूं तो पॉइंट P पर इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगी। सिमिलरली अगर Q3 की बात करेंगे तो वो ऐसे जाएगी। अगर मैं इस N वाले चार्ज को देखूंगा तो वो वाली फील्ड ऐसे जाएगी। इतना। अब यहाँ पर इतने सारे फील्ड आ गए, जैसे ये 2 का है तो इसको लिखा यहाँ पे E2 लिख दिया। अब ये Q3 आया तो मैंने यहाँ पे E3 कर दिया। अब Qn चार्ज आया तो यहाँ पर En कर दिया। देखो इतने सारे चार्जेस लिखे। अब बच्चों में ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्ट सिंपल अलजेब्रा से तो ऐड किया नहीं जा सकता। तो अब ये सुपरपोजिशन का एक बार मैं फिर बता दूं, इसका बेसिक फंडा क्या है कि जब आप Q2 की फील्ड को पॉइंट P पर जो यूनिट चार्ज बैठा हुआ है, क्या है इसकी स्टोरी। यूनिट चार्ज बैठा है, वो पहले Q1 का एक फील्ड फील किया उसने, राइट में बता दिया, वो खुद बोल रहा है कि ये मुझे राइट में भेजना चाहता है। Q2 ने एक फील्ड उसको दिया, उसने बोला ये E2 है जो मुझे इधर ले जाएगा। Q3 ने जो उसको एक एक्सपीरियंस दिया वो E3 है, और जो Qn ने दिया वो En है। पर मुझे एक नेट फील्ड चाहिए, तो एक सिंपल है कि सुपरपोजिशन ये कहता है कि पहले आप अलग अलग निकालिए, फिर इन सब फील्ड को आपस में ऐड करिए। E1, फिर यहाँ लिखोगे E2, यहाँ लिखोगे E3, और अब टू आओगे En पर ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे क्या है, जो हमें ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसको सिंपल अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास है ये वेक्टर का जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा ये याद होना चाहिए कि जब रिजल्टेंट निकालते हो तो a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है, और साथ में 2ab cos थीटा। ये 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला मैं याद दिला दूं, ये वेक्टर a और ये वेक्टर b। इस फॉर्मूले से आप फील्ड को आपस में ऐड करोगे। अब यहाँ पे जैसे अब मैं इसको और लिखना चाह रहा हूँ, चलो मैं E1 को लिखना चाहता हूँ। पूरी बात अगर इस पॉइंट पर समझानी हो तो कैसे लिखोगे। सबसे पहले ये देखो कि 1/4πε0 सभी में आएगा, मैंने इसको कॉमन कर दिया। अब E1 का मतलब है Q1 का फील्ड किस पॉइंट पर, P पर, तो सोर्स चार्ज कौन है, यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज सोर्स हो नहीं सकता, तो सोर्स है यहाँ पर Q1। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है पोजीशन वाला, तो यहाँ पे आपको R लिखना होगा। R कौन सा, 1 से मैं चलूंगा P पर जाऊंगा तो ये होगा इसका वेक्टर, यूनिट वेक्टर होगा R1 से P। यूनिट वेक्टर हमें क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि यूनिट वेक्टर को सॉल्व करके न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करोगे। इसी टाइप से अब मुझे दूसरा लिखना है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा Q2, और ये होगा 2 चार्ज P की तरफ, स्क्वायर होगा, इसका यूनिट वेक्टर होगा 2 से P। इसी टाइप से हम लोग चलते जाएंगे। अब सोर्स चार्ज है Q3, डिस्टेंस होगी यहाँ पे, अगर मैं n चार्ज की बात करूँ तो डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा n नंबर ऑफ चार्ज। कहाँ से जा रहे हो, n से p की तरफ, तो यहाँ लिखना है n, यहाँ लिखना है p, और ये होगा स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन होगी n से p की तरफ। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है। अगर बोर्ड में ये आ जाता है कि डिफाइन फील्ड और उसको डिराइव करो, तो ये एक्सप्रेशन डिवाइड यहाँ से लिखोगे, फिर इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख के आओगे तो 2 मार्क्स आएंगे। 1/4πε0, यहाँ सिग्मा का यूज करोगे, और कहाँ से लेना स्टार्ट किया था, 1 से, तो आई का वैल्यू होगा 1। कहाँ तक जा रहे हो, n तक जा रहे हो, ये पूरा लिखोगे। और उसके बाद हमें लिखना होता है चार्ज, तो यहाँ आई लिख देना। अब यहाँ पे डिस्टेंस लिखोगे तो n चार्ज से p पॉइंट पे जाने वाला लिख देना, और n यहाँ पे ये समझा रहा है कि n नंबर ऑफ चार्ज कोई भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला लिख के छोड़ देना है। अब ये तो हो जाता है हमारा रिजल्ट कि हम बहुत सारे चार्जेस में हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर बहुत सारे चार्जेस हमें दिए जाएंगे, किसी सिंगल पॉइंट पे फील्ड निकाली जाएगी, तो जब हम Q2 की फील्ड निकालेंगे P पर तो Q1 हमें परेशान नहीं करेगा, Q3 निकालेंगे तो 1 और 2 नहीं करेंगे। यानी 1 टाइम पे 1 चार्ज के बारे में सोचना है, और बाद में उनको वेक्टोरियली ऐड कर देना है, और जैसे ही हम उसको वेक्टोरियली ऐड करेंगे हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ये था सुपरपोजिशन और ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब इस चीज को हम अपनी लैंग्वेज में कैसे एलोबरेट करें अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो आए गए हैं, तो उनको देखते हैं डिस्कशन पॉइंट में 1 बाय 1। तो अगले पेज पे चलते हैं। बैक साइड से अभी हम लोग ये डिस्कस करके आए हैं
कि एक तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सिर्फ सोर्स ऑफ चार्ज पे फोकस करेंगे, यानी के क्यू बाई आर। अब इसमें एक चीज आ रही थी, यूनिट वेक्टर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यूनिट वेक्टर के बेस पर आएंगे, वैसे तो इसको हम 11th में पढ़ते हैं, पर मैं थोड़ा सा यहाँ समझाऊंगा जिससे कि क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। अब जैसे ये मानो हमारे पास मैंने एक ये क्यूब बनाया, सपोज करो कि आपके पास एक क्यूब है, इसको समझने के लिए ये कंप्लीट ये क्यूब हो गया। अब इस क्यूब के मुझे कोऑर्डिनेट बनाने हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये पूरी क्लैरिटी को ला देगा। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमारा 1 है ओरिजिन, जो दूसरा वाला पॉइंट है ये है 2, यहाँ पर ये पॉइंट है 3, मैंने इसको लिया 4, यहाँ पे लिया 5 और यहाँ पे 6, ये 7 और ये 8। इस साइड में जाने वाली एक्सिस को मैंने x माना हुआ है और यहाँ पर मैंने इसको y माना हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको z माना हुआ है। अगर ये पूरी चीज समझ गए तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस आराम से करोगे। अब इसमें ये देखो, मैं यूनिट वेक्टर की बात करना चाह रहा हूँ, उसको मैं अगर क्लास 8 और 6 से कोरिलेट करूँ कि ये हमें क्यों परेशान करता है, जिन बच्चों को करता है ये, क्योंकि स्पेशल वीडियो सिर्फ उसके लिए बना है जो नीट के लिए जा रहे हैं या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और उससे क्वेश्चन बनाने से जो डरते हैं उनके लिए। अब ये क्वाड्रेंट में मान लो किसी ने आपसे पूछा कि बेटा मुझे पॉइंट 2 का कोऑर्डिनेट बताइए। अब कोऑर्डिनेट का मतलब है यहाँ पर x भी है, y भी है और z भी। तो हमेशा ध्यान रखो जब हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो ये मान लो कि आपको चलने के 3 रास्ते हैं। आप x में जा सकते हो, y में जा सकते हो, z में जा सकते हो। यानी आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि डायरेक्ट पॉइंट 7 पर आ जाओ, नहीं आ सकते। अगर आपको 7 पर आना है तो एक्स वाई और जेड जो 3 रास्ते हमें बताए गए हैं हम उन पे ही चल सकते हैं। अब समझना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मुझे पॉइंट 2 पर पहुंचना है तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा एक्स एक्सिस पे और मुझे रास्ता मिल गया, मैं 2 पे पहुंच गया। अब किसी ने पूछा कि 2 पॉइंट तक आने के लिए आपने क्या किया, तो आप बोलोगे मैंने 2 मीटर या किलोमीटर जो भी हो एक्स पे चला, वाई पे कितना चला 0, जेड पर कितना चला 0। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब मान लो कि मैं किसी ने पूछा कि अच्छा पॉइंट नंबर 5 का कोऑर्डिनेट बताइए, तो इसके लिए क्या करोगे। इसके लिए अब हमें पॉइंट 5 पर आना है। एक बच्चा बोलेगा कि मैं सीधा चला जाऊंगा, नो, कोऑर्डिनेट में ये नहीं हो सकता। आप सीधे तो जा ही नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जाने का रास्ता सिर्फ एक्स वाई और जेड है। तो अब मुझे अगर 5 पर जाना है तो यहाँ पे देखो, मैं पहले यहाँ से चलूंगा, यहाँ से चलूंगा और 8 पर आऊंगा। अब मैंने कोऑर्डिनेट लिखना स्टार्ट किया। कोऑर्डिनेट का रूल होता है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। बात समझना, ये कोऑर्डिनेट निकालने की बात नहीं है, मुझे इसको यूनिट वेक्टर के पास ले जाना है। अब अगर मैं 5 पे जाऊंगा तो पहले मैं गया 1 से 8। अब ध्यान से देखो ये कौन सी एक्सिस थी, वाई। वाई पर मैं चला। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये हर साइड को 2 मीटर मैं लिख दूँ, यहाँ पे ये 2 मीटर है, या 2 मीटर को मैं मान लेता हूँ कि ए इक्वल 2 मीटर है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जहां मैंने 2 लिखा है मैं ए भी लिख सकता हूँ। वो कोई भी है, क्यूब है, सारी साइडें इक्वल होंगी। अब जब 1 से 8 चल के गए तो कितना चले, आंसर है ए। पर किस एक्सिस में चले, वाई में, तो वाई में यहाँ पर ए लिख दो, ये वाई का कोऑर्डिनेट हो गया। अब मुझे आना है 5 पर। देखिए मैं ऐसे चलूंगा क्योंकि मैं एक्सिस पर ही चल सकता हूँ, और ये कौन सी एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, जेड को कर रहा है। अब मैं जेड पर चला, कितना, जो क्यूब का साइड है ए। पॉइंट नंबर 5 पर आने के लिए मैं एक्स एक्सिस पे कितना चला, तो आंसर है 0। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0, ये कोऑर्डिनेट बना। अब मान लो एक और मैं लेता हूँ, लास्ट नंबर 3 का कोऑर्डिनेट मुझे बताना है। ये होता है एक्स, ये होता है वाई और जेड। अब मुझे 3 पर आना है तो पहले 1 से 2 आना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, फिर मुझे इस रास्ते पे चलना होगा ऐसे। तो देखिए मैं फिर पहले एक्स में चला, फिर मैं जेड में चला, तो ए चला मैं एक्स में, वाई में मैं 0 चला और जेड में चला ए। इसके कोऑर्डिनेट हो गए A0 A। मतलब यहाँ पर एकदम साफ है कि अगर मान लो हमें 6 पॉइंट पर जाना होता तो मैं पहले 1 से 2 जाता, फिर 2 से मैं कहाँ पहुंचता, 7 के पास। यानी 1 से 2 जाने के लिए पहले मैं एक्स एक्सिस पे चलता ए, फिर 2 से 7 जाने के लिए मैं वाई एक्सिस पे चलता ए, फिर मैं 7 से आगे बढ़ता क्योंकि मुझे 6 पर आना है तो मुझे जेड में चलना पड़ता ए। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाते ए। अब ये तो हो गया हमारा 10th क्लास का मैथ की कोऑर्डिनेट निकालना। अब यहाँ फिजिक्स में जब वेक्टर की एंट्री होती है तो इसमें क्या हो जाता है, मान लो मैंने एक पॉइंट नंबर 6 को पकड़ा।
अब 6 पॉइंट का ये जो मेरा 6 पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पर हमने निकाला हुआ है, ये देखो कोऑर्डिनेट हमारे पास आए हैं ए ए ए। अब ये ए लिखा है, किसी ने ये कॉपी पे लिख दिया कि ए। कोई नया पढ़ने वाला ये कैसे जानेगा इसका क्या मतलब है? तो 10th में ये बताया गया था कि ये एक्स लेना है, ये वाई लेना है और ये जेड लेना है। अब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, फिजिक्स में फॉर्मूले नहीं रखते हैं, फिजिक्स कुछ नॉलेज हमें देना चाहती है, उसको इजिली कोई दूसरा कैसे पढ़ ले, ये सोच के बनाई गई। अब मान लो मैं बताना चाह रहा हूँ, किसी ने बोला कि 6 का पोजीशन बताइए, पोजीशन क्या है? तो पोजीशन ये है कि ये ए चला है, ए चला है, ए चला है, कितना टोटल चला है? तो आंसर होगा प्लस प्लस, तीनों को ऐड करो तो टोटल लेंथ आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे कैसे चला है। देखिए टोटल चला 3 है, ये स्केलर क्वांटिटी है, मुझे इसको वेक्टर में लेके जाना है, वेक्टर में जाना है तो डायरेक्शन बताना होगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं ए एक्स में चला, ए चला ए चला ए चला। क्या ये बार बार किसी को कॉपी शोर मचा के बताएगी? ए ये बोलेगा कि मैं एक्स में गया, मैं वाई में गया, मैं जेड में गया? तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उसके लिए बनाया गया यूनिट वेक्टर। और हमें पता है 11 से यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लिए फिक्स है, और वो क्या है? आई कैप। तो जो एक्स की वैल्यू है उसमें आई कैप लिखो, जे कैप इसमें लिखो और के कैप इसमें लिखो। अब ये आप पोजीशन नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या बन के आया? ए आई कैप, ये आया ए जे कैप और ये आया ए के कैप। तो जब हमें कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं इस टाइप से हम पोजीशन वेक्टर को बनाते हैं, चाहे वो 12 का फिजिक्स हो, चाहे वो 11 का फिजिक्स हो। अब जैसे ये जितने भी हैं, तुम लोग यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना और सबका पोजीशन वेक्टर बनाना। जैसे मान लो यहाँ .2 का पोजीशन वेक्टर अगर मुझे बनाना होता, तो 2 यहाँ पे ए लिखा है तो मैं लिखता ए आई कैप, 0 जे कैप और 0 के कैप, ऐसे। और बहुत अच्छा हो कि अगर 0 हम लिख दें, क्योंकि सोचो अगर मैंने लिखा ए आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप और मैंने 0 नहीं लिखा, तो हो सकता है कोई ये सोचे कि इस कोऑर्डिनेट में लिखना भूल गया है। लिखना भूल गया यही तो मतलब हुआ। अगर तुम 0 लिख दोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये वाई पर चला ही नहीं, जेड पर चला ही नहीं, तभी 0 लिखा है। सपोज मैं केवल इतना लिख दूं ए आई कैप, बस आगे ना लिखूं, तो थर्ड पर्सन के दिमाग में आएगा ना कि हो सकता है मिसप्रिंट हो, तो कंफ्यूजन ना हो तो पूरा लिखो। इसलिए अच्छी बुकें पूरे कोऑर्डिनेट हमेशा लिखती है। अगर जे कैप नहीं होता है तो 0 कर देते हैं और के की वैल्यू। तो मेरा पर्पज यहाँ वेक्टर पढ़ाना नहीं है, मैं बताना चाह रहा था पोजीशन वेक्टर। अब ये जो पोजीशन वेक्टर बन के आया, यूनिट वेक्टर का रोल होता है ओनली डायरेक्शन बताना। अगर मैं ये लिख दूं कि ये पूरा वेक्टर डायरेक्शन भी बताएगा तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो 1 तभी हो सकता है जब इस पूरे वेक्टर को इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मान लो कोई वेक्टर 10 आई कैप है, तो 10 उसका मैग्नीट्यूड है, आई कैप उसका डायरेक्शन है। अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 10 10 कट जाएगा, आई कैप बचेगा, मतलब डायरेक्शन। तो मतलब साफ है कि अगर हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो जो वेक्टर बनेगा उसको लिखेंगे और उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये हमें ध्यान रखना है यूनिट वेक्टर बनाने में। और एक लास्ट चीज कि अगर मैं 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पर जाना चाहता हूँ, अब मैं इसको अगले पेज पे समझा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी, और मैं बी के बारे में जानना चाहता हूँ ए से। मतलब ए जो करेगा, ऐसे सोचो, ए कोई भी एक्टिविटी करेगा उसका असर बी पे पड़ेगा। तो जब ए बी के बारे में जानना चाहता है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। मतलब अगर इसको और अच्छे से क्लियर समझो तो हमेशा एक लाइन याद रखना कि अगर मान लो मैं यहाँ पे इसके वेक्टर को बनाऊं ऐसे एरो लगा के, ये एरो लगा के बनाया, तो मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जो हमारा सोर्स होगा किसी भी चीज का, सोर्स के पास हमेशा टेल रखना, और जो ये हेड है यानी एरो है, इसको लेके जाना टारगेट पॉइंट पर, ऐसे। और ये आ जाएगा। जैसे मैं अब इसको और थोड़ा क्लियर करता हूँ कि जो मेरा ओरिजिनल पर्पस है। मान लो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो अक्सर हर जगह ये न्यूमेरिकल्स आपको दिखाई देंगे। एक पॉइंट यहाँ पर कोई ए है, ध्यान से सुनना, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे ये बी है, ऐसे। इसके कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं 1 और 2। एक 1 2 कोऑर्डिनेट ले लो और दूसरे कोई भी कोऑर्डिनेट एक बना लो, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ 4 और 6।
अब बच्चे समझ गए होंगे कि ये वैल्यू x1 y1 की है और ये वैल्यू x2 y2 की है। अब मुझे यहाँ पे बताना है पोजीशन। देखो, जब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, और एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर लूं ऐसे, ध्यान से सुनना क्योंकि ये सारी चीजें ही न्यूमेरिकल का डर निकालेंगी। अब देखो यहाँ पर जो ये पोजीशन वेक्टर बना हुआ है, मैं चला कहाँ से, ओरिजिन से। ये मेरा पॉइंट क्या है, ये मान लेते हैं कि x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस। अब मैं ए पॉइंट पर पहुंचा, ये कोऑर्डिनेट मुझे क्या बता रहा है। अब मैंने पूछा बच्चा इसका पोजीशन वेक्टर बताना, तो आर ए। अब कितनी स्पीड में बताओगे, 1 में x में चला, 2 में y में चला, 1 चला था x में तो i कैप लिखूंगा, 2 चला y में तो j कैप लिखूंगा। बन गया इसका पोजीशन वेक्टर। अब इसी टाइप से मुझे ये दूसरा वाला पोजीशन वेक्टर बताना है आर बी का। तो अब देखना ये पोजीशन वेक्टर क्या है, साफ देखोगे 4 6 लिखा है सर। इसका मतलब 4 में चला हूँ आई एक्स वाली डायरेक्शन में और 6 चला हूँ मैं, यानी अगर यहाँ पर मुझे पहुंचना होता तो मैं पहले एक्स में जाता, फिर मैं वाई में जाता, और डिटेल में जाऊंगा तो 11th में पहुंच जाऊंगा। मैं अपनी बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। अब देखना, ये पोजीशन बन गया क्योंकि मुझे इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है। अब सपोज करो कि इसको थोड़ा मैग्नीट्यूड में, यूनिट वेक्टर वगैरह में हम इसको डालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना चाहते हैं। अब देखना, मैंने यहाँ पर एक चार्ज रखा Q, ठीक, और बी पॉइंट पर मेरा Q0 चार्ज रखा हुआ है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है बी पॉइंट पर विद द डायरेक्शन, ये मेरा टारगेट है। अब सोचो, तो सोर्स कौन है, ए। आपको बताना कहाँ है, बी पर। मैंने अभी क्या समझाया कि जब भी वेक्टर बनाओगे तो ए पॉइंट सोर्स होगा, एरो हमेशा वहां जाएगा जो टारगेट पॉइंट होगा जहां पर निकालना चाहते हो। तो सोचो, अब यहाँ पर ये एकदम क्लियर हो गया कि हम चाहते हैं ये वाली, ये मुझे ये चाहिए, यहाँ पर एरो बना दो। अब देखो इसमें मैं कैसे इसको सॉल्व करूं, कोई दिक्कत नहीं है, लॉ ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा है। तो अगर मैं लॉ ऑफ ट्रायंगल से देखूं तो पहले मैं आर ए पर पहुंचा, यानी ए पॉइंट पर, वहां से मैं जाऊंगा, मैं इसको मान लेता हूं ये आर ए से बी। अब ए से बी क्यों लिखा, क्योंकि ए से मैं चलूंगा और बी पर मैं जाऊंगा, तो मैंने आर ए बी लिख दिया। अब लॉ ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैं ओ से गया ए पर, ए से जा रहा हूँ बी पर, तो वेक्टर कौन सा मिलेगा, ए बी। अब ये इक्वल किसके होगा, तो ये देखो एरो इधर है, तो इक्वल होगा आर ओ से लेकर बी तक। अगर मैं इस पॉइंट को ओ मानूं तो ये ओ ए है और ये ओ बी। पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका, मेरी जरूरत है आर ए बी को निकालना, तो आर ए बी क्या होगा, आर ओ बी होगा माइनस आर ओ ए होगा। ये बन गया। मैं इसको इजी करके फिर क्वेश्चन में डालूंगा। अब ये बताओ, ओ बी, और अगर मैं इसको एक्स और वाई में लिखूं तो आर ए बी का वैल्यू बताना कितना होगा। ये कह रहा है कि ओ बी लिखो, तो ओ बी की वैल्यू क्या है, मैं मान लेता हूं कि ये मेरे कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो ओ बी क्या है, ओ बी होगा x2 i कैप और y2 j कैप। ठीक, इसको माइनस किससे करना है, ओ ए से करना है, तो ओ ए क्या होगा, ए ये था x1 और y1, तो मैं इसको लिख देता हूँ x1 i कैप और y1 j कैप। अब जब इन दोनों का माइनस करोगे तो ध्यान से देखो, मैं x2 से x1 को माइनस कर दूं और i कैप को कॉमन ले लूं। यहाँ पर ये देखिए, ए और बी और ओ और बी पे हमें जाना है, तो दोनों से x2 माइनस x1। अब देखना दूसरे वाले वेक्टर में मैं y2 माइनस y1 और j कैप, लो बन गया। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे ए बी निकालना था तो मैंने ओ बी और ओ ए से ही माइनस क्यों किया, क्योंकि ये लॉ ऑफ ट्रायंगल का ये रूल था। घबराना नहीं, 11th की फिजिक्स में नहीं जाना है हमें, लेकिन थ्योरी पार्ट है तो सारी चीजें समझा के ही आगे जाऊंगा ना। अब ये बताओ, अगर कोई भी पोजीशन वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे, x2 माइनस x1 करोगे, y2 माइनस y1 करोगे, और हमें पोजीशन वेक्टर मिल गया ना, ए से बी वाला। तो अब ये वेक्टर है, अब यहाँ पे जल्दी कैसे होगा, तो जो हमारे कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, एक दिया हुआ था 4 6, इसको मैं अलग से बता देता हूँ। तो x2 की वैल्यू इसमें कितनी है, ध्यान से देखो 4, तो डायरेक्ट यहाँ लिखो 4। x1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 लिख दो, ये i कैप हुआ। y2 का वैल्यू कितना है, ये है 6,
y1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर है 2, तो ये 2 लिख दो। अब ध्यान से देखो, तो ये आता है 3i कैप और ये आता है 4j कैप, ये ए भी आ गया। अभी 12th का फिजिक्स तो इसमें आया ही नहीं, ये सारी चीजें क्या थी, अच्छे से देख लो कि यहाँ पर जो मैंने वेक्टर बनाया, तो आगे से अब हमें इतना पूरा कहानी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी पोजीशन वेक्टर बनाओगे, जो मैं फाइनल लाइन लिखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस सोर्स में ए बी से पोजीशन वेक्टर जानना चाहता हूँ, अब मेरी फाइनल बात सुनो, तो सीधा हम इस वाले जो टारगेटेड पॉइंट है वो x2 y2 होगा, जो सोर्स पॉइंट है वो x1 y1 होगा, और कोऑर्डिनेट लिखने में हमें करना होगा x2 माइनस x1 और i कैप, और यहाँ हम लिखेंगे y2 माइनस y1 और j कैप। ये हमें पोजीशन वेक्टर की वैल्यू बताएगा। और जब पोजीशन वेक्टर हमारा आ जाता है, तो इसी पोजीशन वेक्टर के जब मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो वो यूनिट वेक्टर आएगा, और यूनिट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ तो। अब जैसे देखो, इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन लिया था मैं उसको पूरा कर दूं। मैंने इसके कोऑर्डिनेट 1 2 लिए थे, और जो बी था वो था 4 6। पूरी बात समझा के मैं आ गया। अब सपोज सपोज करो यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, और यहाँ पर पी पॉइंट है जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो देखना जल्दी से कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन आर, सबसे पहले हमारा के आता है, फिर हमारा सोर्स ऑफ चार्ज आएगा। अब यहाँ पे रुक जाओ, सोर्स कौन है, क्यू, टारगेट कौन है, ये देखो एरो, एरो हमेशा वहां जाएगा जहां पे फील्ड निकालना चाहते हो। अब देखो, तो यहाँ पे किधर से किधर जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, ये डायरेक्शन है। आर ए बी, ये हमारी लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो ये पूरा लेंथ है जितनी डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर करोगे। अब मान लो मुझे इस न्यूमेरिकल को पूरा आंसर तक ले जाना है, तो आंसर तक ले जाने के लिए पहले मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ए बी की जरूरत पड़ेगी। ए बी मैंने अभी क्या सॉल्व किया था, x2 माइनस x1 करोगे, यानी अब देखिए ओरल होगा, 4 से 1 को माइनस करोगे तो 3i आएगा, y2 माइनस y1 यानी 6 से 2 को माइनस करोगे तो 4 आएगा। ये ए से बी का पोजीशन वेक्टर आया। अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर के लिए मैंने क्या रूल बताया है, पहले वेक्टर लिख दो, लिख दिया, फिर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यानी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालते हो। ये हो गया, तो बोलो क्या आया, 3i आया, 4j आया, और डिवाइड बाई 5 आया। ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर, आ गया ना। अब इसका मुझे आंसर लिखना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर, मैंने यहाँ लिखा के, ये क्यू। अब आर ए बी क्या है, ये देखिए सामने लिखा हुआ है, कैसे लिखोगे, 3i 4j डिवाइड बाई 5। बुरा हुआ, लेकिन अभी यहाँ आर ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखना बाकी है। ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है, तो वो ये है जो अभी निकाला था 5, तो इसका स्क्वायर भी लिखना है। मतलब इसका पूरा आंसर होगा कि के क्यू अपॉन 125, और ये है 3i कैप और 4j कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। इस टाइप से हमें इसके क्वेश्चंस को करना होता है। अब तो अभी हमने जो पूरी डिटेल की उसमें दो चीजें बताई, मैं समराइज कर दूं। सबसे पहले ये है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था, बहुत सारे चार्जेस दिए हों तो 1 बाई 1 सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि ये सामने लिखा हुआ था, उसमें चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जाएंगे। अब ये थ्योरी वाला पार्ट तो हमारे दिमाग में आ गया, नंबर 1 सुपरपोजिशन क्या है, नंबर 2 यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, यूनिट वेक्टर हम लिखते कैसे हैं, उसको इसमें डालते कैसे हैं। ये था थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट पूरा होने के बाद अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल सेक्शन पे जाएंगे, और न्यूमेरिकल सेक्शन हम करेंगे इसके अगले वाले पार्ट।